बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि हम अगर किसी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना चाहते हैं तो हम जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके उसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जा सकते हैं। अब सिग्नल दो तरह के हो सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने फाइनाइट सिग्नल के लिए भी कुछ एग्जांपल्स की थी और इनफाइनाइट सिग्नल्स के लिए भी कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम कुछ अहम तरीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं जी ट्रांसफॉर्म की, और ये प्रॉपर्टीज़ आमतौर पे बहुत ज़्यादा काम आती हैं जब हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स जो होते हैं उन सिग्नल्स को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है लीनियरिटी। लीनियरिटी जो है ये प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके हैं, और याद रखें कि जो जी ट्रांसफॉर्म है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, यानी ये लीनियरिटी जो है उस प्रिंसिपल पे पूरा उतरता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक सिग्नल हो a1 x1 ऑफ n और दूसरा सिग्नल हो a2 x2 ऑफ n, और ये दोनों सिग्नल आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, इनसे कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 और a2 से मुराद कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब ये दो सिग्नल ऐड हो रहे हैं और हम इन दोनों सिग्नल्स का जो सम है, एडिशन है, इस पूरे का जी ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी हम इस पूरे का जी ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे का जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, जी ट्रांसफॉर्म इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। मतलब क्या है कि दो सिग्नल्स अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम दोनों सिग्नल्स का इंडिविजुअल जी ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, यानी a1 एज इट इज़ आ जाएगा, x1 का जी ट्रांसफॉर्म कैपिटल x1 ऑफ z प्लस a2 एज इट इज़ आ जाएगा, और x2 का जी ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटल x2 ऑफ z। तो लीनियरिटी का मतलब ये है कि अगर दो सिग्नल ऐड हो रहे हैं और हमें उसका जी ट्रांसफॉर्म लेना है, यानी एक ऐसा सिग्नल है जो दो सिग्नल के एडिशन से बन रहा है और हमें इसका जी ट्रांसफॉर्म लेना है, तो हम दोनों का अलग अलग जी ट्रांसफॉर्म लेकर उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिग्नल है x ऑफ n एंड दिस इज 3 2 टू द पावर n माइनस 4 3 टू द पावर n, ठीक है, u ऑफ n। ठीक, रिमेंबर दिस इज नॉट डेसिमल, दिस इज लाइक ब्रैकेट, मैं इसको ब्रैकेट लगाया तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये एक सिग्नल है और इस सिग्नल को हमें फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ जी ट्रांसफॉर्म, यानी हमें x ऑफ n गिवन है और हमें x ऑफ z कैलकुलेट करना है, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस सिग्नल को ऐसे लिख सकते हैं, x ऑफ n इज इक्वल्स टू, ये u ऑफ n इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 की पावर n u ऑफ n, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 3 टू द पावर n u ऑफ n। ठीक है, अब हमें इस पूरे का जी ट्रांसफॉर्म लेना है। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास u ऑफ n जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो हम कहते हैं वो राइट साइडेड सिग्नल है। इसका मतलब है ये वाला जो सिग्नल है, ये जो पार्ट है, ये राइट साइडेड भी है, राइट साइडेड भी है, और इसके साथ साथ पावर n आ गई। तो जब पावर n आ जाती है तो n की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए ये इनफाइनाइट भी है, इनफाइनाइट और राइट साइडेड। इसकी बात करें तो ये भी राइट साइडेड, राइट साइडेड और इनफाइनाइट। ठीक है, u ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइडेड और पावर n आ गए तो ये जो है वो इनफाइनाइट है। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा सिग्नल अगर वो राइट साइडेड हो और इनफाइनाइट हो, उसके लिए जो जनरल जी ट्रांसफॉर्म होता है, मैं इनफैक्ट इसको लिख भी देता हूँ। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर कोई सिग्नल है a की पावर n u ऑफ n, ठीक है, ये राइट साइडेड भी है, इनफाइनाइट भी है, तो इसका जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस a z इनवर्स। ठीक है, और हमने पढ़ा था इसका जो ROC होता है, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट राइट साइडेड, इसका जो ROC होता है ये होता है Z mod ग्रेटर देन A mod। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर फॉलो हो रही है। कैसे, देखिए x ऑफ n है, इसको हम जब z ट्रांसफॉर्म इसका लेंगे तो ये कैपिटल X ऑफ z हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। दो सिग्नल आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, हमें z ट्रांसफॉर्म लेना हो तो हम दोनों का अलग अलग z ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, इसलिए इसका अलग z ट्रांसफॉर्म लेंगे, इसका अलग z ट्रांसफॉर्म लेंगे। अब आप देखिए ये चीज़ बन गई, इससे कंपेयर करते हैं तो a की जगह यहाँ आ रहा है 2 की पावर n u ऑफ n, तो a की जगह हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यही सोल्यूशन हम यहाँ लिख देंगे। सोल्यूशन क्या आएगा, 1/1 माइनस a नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लिहाजा ये हो जाएगा 2z इनवर्स, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। -4, अब ये भी राइट साइडेड है, इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब है अगर इसको इससे कंपेयर किया जाए तो a की जगह पर सिंपल 3 आ रहा है, तो यही सोल्यूशन आएगा इसके लिए भी 1 माइनस, बट a की जगह हम क्या लिखेंगे, 3z इनवर्स। ठीक है, इसके लिए अगर ROC देखेंगे तो ROC इसके लिए जो बनेगा वो क्या होगा, देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है और इस फॉर्मूले के मुताबिक ROC होता है Z mod शुड बी ग्रेटर देन A mod। यहाँ A था तो A mod आ रहा था। ठीक है जी, यहाँ आप देखिए, और इनफैक्ट आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा ये A Z के साथ A आ रहा है, यहाँ Z के साथ 2 आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 2 mod। तो इसके लिए जो ROC होगा इस कंपोनेंट के लिए वो ये होगा। इस कंपोनेंट की बात करें तो देखें यहाँ पर a की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इससे अगर कंपेयर करें तो इसका मतलब इसके लिए जो ROC होगा ये होगा Z mod ग्रेटर देन 3 mod। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ROC का मतलब होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब Z की वो वैल्यूज़ जिस पर ये फाइनाइट आ जाए उन वैल्यूज़ को ROC कहते हैं। Z की वो वैल्यूज़ जो हम नहीं ले सकते, जिस पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, वो ROC में नहीं आती। ROC का मतलब होता है वो वैल्यूज़ जिस पर ये फाइनाइट है। अब इंटरेस्टिंगली आप ये देखिए, इस चीज़ को फाइनाइट बनाने के लिए Z की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है, लेकिन इसे फाइनाइट बनाने के लिए Z की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी है। इसका मतलब ये है इस पूरे को फाइनाइट बनाने के लिए अगर हम Z की वैल्यू 3 से बड़ी लें, 3 से बड़ी का मतलब है 4 ले लें, 5 ले लें, तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा, ये भी फाइनाइट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के लिए जो कंबाइन ROC होगा, ऐसा ROC जिस पर ये भी फाइनाइट हो जाए, ये भी फाइनाइट, इसको फाइनाइट करने के लिए Z की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, इसको फाइनाइट करने के लिए Z की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मैं सिंपल इसको ले लूँ तो ये तो फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ये फाइनाइट नहीं होगा। Z की वैल्यू 2 से बड़ी मतलब 2.5 ले लें हम, तो 2.5 यहाँ रखने पे ये इनफाइनाइट चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों में से ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिस पे दोनों फाइनाइट हो जाए। तो अगर मैं ये वैल्यू ले लूँ, Z की वैल्यू 3 से बड़ी लूँ, तो उस पर ये भी फाइनाइट हो जाएगा और ये भी फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि Z की वैल्यू 3 से बड़ी का मतलब फॉर एग्जांपल हम 4 ले लें तो 4 पर ये भी फाइनाइट आएगा और 4 जो है वो 2 से बड़ा ही है, तो ये भी फाइनाइट आएगा। इसलिए इन दोनों के लिए जो कंबाइन ROC होगा वो होगा Z mod ग्रेटर देन 3 mod। बस आप यूँ जहन में रखें कि अगर 2-3 ROCs आपके पास हैं और ग्रेटर का साइन है तो सबसे बड़ी वैल्यू को आप यहाँ पे रख दें, दैट विल बी द कंबाइन ROC। ठीक है जी, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि दो सिग्नल अगर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको Z ट्रांसफॉर्म लेना है, दोनों का अलग अलग Z ट्रांसफॉर्म लेकर अलग अलग ROC कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज अबाउट द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। हम अब एक और एग्जाम्पल करने जा रहे हैं और इस एग्जाम्पल में हम निस्बतन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिग्नल लेंगे। x of n is equal to cos omega n. In fact, this is omega naught n u of n। ठीक है, पहली बात u of n आ गया तो ये राइट साइडेड सिग्नल हो गया। ठीक है, और n आ रहा है यहाँ पर, n की कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट हो गया। तो ये राइट साइडेड भी है और इनफाइनाइट भी है। ठीक है, अब हमें इसका Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, x ऑफ Z हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका
जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये कॉज हमारे पास लिखा हुआ है, और कॉस थीटा जो है अगर हम यूलर्स आइडेंटिटी यूज़ करें, यूलर्स आइडेंटिटी, तो यूलर्स आइडेंटिटी के मुताबिक हम कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर j थीटा प्लस e की पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2। हम कॉस थीटा को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। लिहाजा ये चीज़ हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। सो x ऑफ n वुड बी इक्वल्स टू, इसकी जगह हम ये चीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं ये चीज़ यहाँ अप्लाई करूँगा तो थीटा की जगह आ रहा है ओमेगा n, तो हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा नॉट n रखेंगे, ठीक है। ये जो पूरी टर्म है ये थीटा की जगह पर आ जाएगी, यही चीज़ हम लिखने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर j और थीटा की जगह ओमेगा नॉट n प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2 इंटू u ऑफ n। x ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 e की पावर j ओमेगा नॉट n u ऑफ n प्लस 1/2 e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट n u ऑफ n, ठीक है। हमने क्या किया, ये 2 था, इसको इससे अलग डिवाइड कर दिया, इससे अलग डिवाइड कर दिया, और u ऑफ n को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इस सिग्नल को देखूँ तो ये राइट साइडेड है, ठीक है, और अगर मैं इस सिग्नल को देखूँ तो ये भी राइट साइडेड है। इंटरेस्टिंगली देखें, इस सिग्नल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x ऑफ n इज इक्वल टू हाफ e की पावर j ओमेगा नॉट और होल पावर n। याद रखें पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई को दोबारा यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। दिस इज u ऑफ n प्लस हाफ e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट की पावर n u ऑफ n, राइट। अब आप देखें तो इंटरेस्टिंगली ये हमारे पास वही फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना, a की पावर, दिस इज होल a की पावर n u ऑफ n, और हमें पता है a की पावर n u ऑफ n का अगर हम z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये आता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a z इनवर्स, और इसका ROC होता है z mod शुड बी ग्रेटर देन a mod. So if we use this relationship over here, x of n can be written as x of z is equals to half as it is आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे का सोल्यूशन ये है, z ट्रांसफॉर्म ये है, लिहाजा हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a की जगह हम लिख सकते हैं e की पावर j ओमेगा नॉट, ठीक है, और इसका z ट्रांसफॉर्म ये आएगा। इसका z ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज z mod शुड बी ग्रेटर देन a mod, और a क्या है, e की पावर j ओमेगा नॉट, राइट। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो प्लस हाफ एज इट इज़ आ जाएगा, और इस पूरे का जो z ट्रांसफॉर्म आएगा वो भी यही आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट, राइट, और z इनवर्स, तो यहाँ आ जाएगा z इनवर्स। आई एम सॉरी, मैं यहाँ z इनवर्स लिखना भूल गया, z इनवर्स यहाँ भी आएगा, ठीक है। हम इस रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं तो z इनवर्स यहाँ भी आएगा। इसके लिए अगर ROC की हम बात करें तो इसके लिए भी ROC वही आएगा, z mod शुड बी ग्रेटर देन e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट। सो दिस इज ROC फॉर दिस पार्ट, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, राइट। तो देखिए अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें, x ऑफ z इज इक्वल टू इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है और ये दो टर्म्स आ रही हैं, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2, एक टर्म ये है 1 माइनस e की पावर j ओमेगा नॉट
जेड इनवर्स, और एक टर्म ये है 1 e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट जेड इनवर्स। ठीक है, टू दोनों में आ रहे थे तो 2 का तो एलसीएम 2 ही आएगा। एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई। ठीक है, अब इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर करें तो कट जाएगी, ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट जेड इनवर्स। सिंपल, हमारे पास एलसीएम ले रहे हैं हम, ये दो टर्म्स यहाँ आ गई, इस टर्म से ये टर्म कट गई, एक टर्म कटी तो ये टर्म बच गई, ये टर्म ऊपर आ जाएगी। इस तरह बीच में प्लस है तो प्लस, अब ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। सो दैट इज 1 माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट जेड इनवर्स, राइट। सो दिस वाज सिंपल द एलसीएम। अब इसको थोड़ा सा और हमें सिंप्लीफाई करना होगा, और इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए हम ये कर सकते हैं कि ये टू तो चले हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे हो रहा है, ये वाला 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 1 को इससे कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 को इससे करेंगे माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट जेड इनवर्स, फिर ये वैल्यू इससे होगी माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट जेड इनवर्स, और ये इससे होगी प्लस ई। देखिए ये वैल्यू अब इससे हो रही है तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा ई की पावर जे ओमेगा, ये वाली जे ओमेगा नॉट प्लस सॉरी माइनस जे ओमेगा नॉट ये वाली, और फिर यहाँ आ रहा है z की पावर -1 और एक -1। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है, इस 1 को पहले हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया और फिर इस टर्म को हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर हम बात करें न्यूमरेटर की तो न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं ये 1 और ये 1 ऐड होकर हो जाएंगे 2, ठीक है, माइनस, और अगर आप देख सकें तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि इन दोनों में z इन्वर्स कॉमन आ रहा है, तो अगर हम z इन्वर्स कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लें, z इन्वर्स भी कॉमन ले लें, तो देखिए यहाँ बचेगा, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, e की पावर जे ओमेगा नॉट प्लस e की पावर जे ओमेगा नॉट इनटू z इन्वर्स। ठीक है जी, सिंपली हमने क्या किया, इस 1 को और इस 1 को ऐड किया और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा था वो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, z इन्वर्स कॉमन आ रहा था, z इन्वर्स कॉमन ले लिया, बाकी दो टर्म्स को यहाँ लिख दिया। ठीक है, नाउ लेट्स फर्दर सॉल्व दीज टू टर्म्स। इनफैक्ट आप अगर देखें, मैं अगर इन दोनों में 2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं इन दोनों में 2 कॉमन ले लूँ तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से 2 चला गया 1 माइनस ई की पावर, देखिए मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ जस्ट आसानी के लिए, माइनस वाले को बाद में लिख रहा हूँ, ये प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में। 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ तो 2 चला गया, 1 आ गया, यहाँ 2 नहीं था तो 2 आ जाएगा डिवाइड के अंदर। ठीक है, z इनवर्स डिवाइडेड बाय 2। इंटरेस्टिंगली आप देखें तो यहाँ भी कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या कॉमन आ रहा है, z की पावर -1 कॉमन आ रही है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें और z की पावर -1 ले लें तो देखिए क्या बचेगा, e की पावर जे ओमेगा नॉट प्लस e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट, और z इन्वर्स कॉमन आ गया। अच्छा, ये पावर कैंसिल होगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, तो ये पूरी टर्म तो 1 हो जाएगी और इसके साथ आ जाएगा प्लस z की पावर -2। ठीक, अब यहाँ हम यूलर्स आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यूलर्स आइडेंटिटी क्या है, e की पावर जे ओमेगा नॉट प्लस e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2। इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, लिहाजा हम 1 माइनस इस पूरे की जगह लिख सकते हैं cos थीटा। देखिए ये थीटा था तो यहाँ थीटा आ रहा है, यहाँ ओमेगा नॉट है तो यहाँ आएगा ओमेगा नॉट, और साथ में आएगा z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये पूरी टर्म है, तो देखिए ये पूरी टर्म अगर मैं 2 को वहाँ ले जाऊँ तो e की पावर जे थीटा प्लस e की पावर माइनस जे थीटा, 2 को वहाँ ले जाए तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा। इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा। थीटा क्या है, ओमेगा नॉट,
z की पावर -1 प्लस z की पावर -2। ठीक है, तो हम इसको फाइनली लिखने जा रहे हैं। फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 माइनस z इनवर्स को मैं पहले लिख देता हूँ, cos ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos ओमेगा नॉट z inverse plus z power -2. This is the z transform of cos theta। ठीक है जी, cos theta का z ट्रांसफॉर्म ये आता है। अगर हम ROC की बात करें तो देखिए ROC क्या था, ROC था z mod should be greater than mod of z mod should be greater than mod ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट। याद रखें, अगर आप e की पावर j ओमेगा नॉट का मॉड कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपको याद हो, आपने पिछले सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, e जो होता है इसको हम कॉज और साइन की शक्ल में लिख सकते हैं, और अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो फिर कॉज का स्क्वायर और प्लस साइन का स्क्वायर, कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी बॉटम लाइन ये है कि अगर आप e का मॉड लेंगे तो ये 1 आ जाता है। इसलिए ROC जो होगा, ROC होगा z मॉड शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, e का अगर हम मॉड लेंगे, इसका मॉड लें माइनस में या प्लस में पावर हो, मॉड लेने से ये 1 आ जाता है, क्योंकि e जो होता है वो कॉज और साइन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जब मॉड लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो अब इससे हमने नतीजा क्या अखज़ किया, हमने नतीजा ये अखज़ किया कि अगर cos थीटा आ जाए और इसके साथ u ऑफ n मल्टीप्लाई हो तो उसका जो z ट्रांसफॉर्म होता है वो ये होता है। लिहाजा जब हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स सॉल्व कर रहे होंगे, उनका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो कहीं cos आ जाए और u ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा तो हम डायरेक्ट उसका ये सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इसी चीज़ को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और हम साइन के लिए भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको कॉन्क्लूड कर रहा हूँ, और कॉन्क्लूड इस तरह कर रहा हूँ कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास आ जाए cos ओमेगा नॉट n और इससे मल्टीप्लाई हो रहा हो u ऑफ n, तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा, इसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा ये होगा 1 माइनस z इनवर्स cos ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos ओमेगा नॉट z इनवर्स, राइट, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं हम, और प्लस z की पावर -2, राइट। और अगर इसी तरह हमारे पास आ जाता है साइन, ठीक है, अगली एग्जांपल साइन की थी, या साइन की मेरा ख्याल है अब आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ही, जिस तरह हमने कॉस की एग्जांपल की है उसी तरह आप साइन की कर सकते हैं। ठीक है, कॉस को हमने यूलर्स आइडेंटिटी में तोड़ा, साइन को भी आप यूलर्स आइडेंटिटी में तोड़ते हैं। कॉस में जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्लस आ रहा होता है, ठीक है, साइन में माइनस आ रहा होता है, यहाँ जे आ रहा होता है, बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर हम इसका जी ट्रांसफॉर्म लें, साइन का अगर हम जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हमारे पास आता है z इनवर्स साइन ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 z इनवर्स cos ओमेगा नॉट प्लस z की पावर -2। आप देखें डिनोमिनेटर इसका वही आ रहा है जो cos की फॉर्म में आ रहा था, लेकिन न्यूमिनेटर हमारे पास जो है वो डिफरेंट आ रहा है। इसके साथ साथ साइन हो या cos हो, इन दोनों के जो ROCs होंगे, ये याद रखें, इन दोनों के जो ROCs होंगे ये होंगे z mod शुड बी ग्रेटर देन 1, z mod शुड बी ग्रेटर देन 1। सो ये इन दोनों के ROCs होंगे। ठीक है, तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ने जा रहे हैं। रिमेंबर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ जी ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे। हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी लीनियरिटी, जिसमें हमने पढ़ा दो सिग्नल ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उनका जी ट्रांसफॉर्म निकालें, दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं हम और फिर सम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी अहम प्रॉपर्टी है, दिस इज नोन एज टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग, ठीक है, व्हाट इज़ टाइम शिफ्टिंग? देखिए हमें पता है कि अगर हमारे पास सिंपली x ऑफ n लिखा हुआ है
और हम उसका z ट्रांसफॉर्म लें तो उसको x ऑफ z से हम लिखते हैं, ठीक है। एक सिग्नल है x ऑफ n, उसका z ट्रांसफॉर्म हमें पता है, फॉर एग्जांपल x ऑफ z हमें पता है, लेकिन हमें वही सिग्नल मिलता है शिफ्टेड, उसका वर्जन n माइनस के, टाइम में कुछ डिले आ गया है, ठीक है जी। तो सिग्नल वही है जिसका हमने पहले z ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ है, लेकिन अब उसके टाइम में कुछ शिफ्ट आ गया है, तो हमें दोबारा z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि होगा क्या, जितना टाइम में शिफ्ट आया है z की पावर उतनी इस पहले वाले सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आपने एक सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया, वही सिग्नल आपको दोबारा आ गया लेकिन टाइम में शिफ्ट आ रहा है, तो आपको पहले वाले ही सोल्यूशन आप लिखेंगे, उससे सिर्फ z की पावर माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर टाइम में एडवांसमेंट आ जाए n प्लस के हो जाए, तो फिर ये पावर जो माइनस में आ रही थी, यहाँ माइनस था, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ z की पावर प्लस आएगी x ऑफ z, ठीक है जी। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा कि अगर a की पावर n u ऑफ n हमारे पास एक सिग्नल है, ठीक है, और इस तरह का एक सिग्नल हमने इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया और ये हमारे पास आया 1 माइनस a z इनवर्स, ठीक है। तो इसका हमने z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। अब लेट से हमारे पास सिग्नल तो यही है, लेकिन a की पावर n माइनस के आ जाता है, तो यहाँ u n माइनस के आ जाता है, ठीक है जी। सिग्नल वही है जिसका z ट्रांसफॉर्म हमें पता है, लेकिन n में डिले आ गया कुछ। अब k का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो हमें दोबारा इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है लंबा चौड़ा फार्मूला अप्लाई करके, बल्कि हम यही लिख लेंगे, जो पहले सोल्यूशन था वही सोल्यूशन एज इट इज़ आ जाएगा दोबारा, ठीक है। लेकिन इस सोल्यूशन से अब z मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि हमने देखा था n माइनस के आ जाए तो z मल्टीप्लाई होता है पहले वाले सोल्यूशन से, z की पावर माइनस के। तो अब अगर यहाँ 2 होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आ जाता है n माइनस 2 u ऑफ n माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं z की पावर माइनस 2 1 डिवाइड बाय 1 माइनस a z इनवर्स, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज टाइम शिफ्टिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को जो है हम आगे एक्सटेंसिवली जो है वो यूज़ करने वाले हैं, लिहाजा आपको ये जहन में रखना है कि अगर टाइम शिफ्टिंग आ जाए, कोई सिग्नल ऐसा है जिसका जी ट्रांसफॉर्म हमें पता है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि जी उसमें टाइम शिफ्ट आ चुका है, तो फिर दोबारा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम पहले वाले को ही लिख सकते हैं और जस्ट हमें z को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं बात को मज़ीद वाज़े करने के लिए। लेट्स से अगर हमें एक सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म पता है x1 ऑफ z और हमने ये कैलकुलेट किया और हमारे पास आया 1 प्लस 2 z इनवर्स प्लस 5 z की पावर माइनस 2 प्लस 7 z पावर माइनस 3 एंड प्लस z माइनस 5, ठीक है। z ट्रांसफॉर्म हमें पता है और हमसे कहा जाता है कि जी हम एक और सिग्नल है उसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें, ठीक है। एक और सिग्नल है जिसका हम z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें और वो दूसरा सिग्नल है x2 ऑफ n जो कि x1 ऑफ n प्लस 2 के बराबर है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि x1 ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म हमें पता है, लेकिन इसके साथ n में 2 ऐड हो रहा है, इसलिए हमें नए सिरे से दोबारा इस पूरे का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। x1 ऑफ n का हमें z ट्रांसफॉर्म पता है, ये इसका z ट्रांसफॉर्म है, x1 है स्मॉल, z डोमेन में जाके वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, n जो है वो रिप्लेस हो जाता है z से, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन
हमें n के साथ 2 ऐड होकर मिल रहा है, लिहाजा इस पूरे को, यानी इस पूरे को दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि टाइम में शिफ्ट आ रहा है, तो जब टाइम में शिफ्ट आए और एडिशन हो रही होती है तो पहले वाला ही जी ट्रांसफॉर्म हम लिख देते हैं, बस z की पावर पॉजिटिवली उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका जी ट्रांसफॉर्म लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x2 ऑफ z, इसका लिखना चाहें तो इसका वही आएगा जो पहले था, क्या था, x1 ऑफ z, लेकिन क्योंकि यहाँ n में 2 ऐड हो रहा है तो z की पावर 2 यहाँ पर एडिशनल आ जाएगी। लिहाजा देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2 ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू हमें पता है 1 प्लस 2 z इनवर्स प्लस 5 z पावर माइनस 2 प्लस z पावर माइनस 3 प्लस z पावर माइनस 5। सो दिस इज द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म पता है, लेकिन उसका शिफ्टेड वर्जन मिल जाए तो हम वही जी ट्रांसफॉर्म लिख देंगे, जितना शिफ्ट आ रहा होगा टाइम में उतना z की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है तो z मल्टीप्लाई होगा विद पॉजिटिव पावर, नेगेटिव शिफ्ट आ रहा है तो फिर यहाँ पर z की पावर जो है वो नेगेटिव में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसको हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।